ये हम लोगों का चैनल है वैचारिक द्वंद। इसकी आज शुरुआत हो रही है। तो इसकी शुरुआत में हम चूँकि इस समय भगत सिंह राजगुरु सुखदेव का शहादत दिवस देश की हर जगह मनाया जा रहा है, उसी सिलसिले में हम अपनी बात आज शुरुआत में कहेंगे। भगत सिंह और साथियों के दस्तावेज नामक पुस्तक से आपको पता लगेगा, बहुत सारे लोग हैं, कोई गलत हो गया, बहुत सारे लोग हैं जो भगत सिंह को भावनात्मक रूप से तो मानते हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन भगत सिंह को जानना, भगत सिंह के सिद्धांतों को, विचारों को जानना, ये बड़ा कठिन काम है। जैसे भगत सिंह के विचार आप कहाँ से जानेंगे? जब भगत सिंह के साहित्य पढ़ेंगे। साहित्य आपको उपलब्ध नहीं है, मान लीजिए कहीं से उपलब्ध हो भी जाए तो भगत सिंह के साहित्य आप पढ़ रहे हैं और तब तक ये जो मोबाइल है इसमें कई तरह की चीज़ें आने लग जाती है, दिमाग उधर चला जाएगा। फिर टीवी है, फिर अखबारें हैं, समाज में कई तरह की चीज़ें जो गहराई से भगत सिंह के विचारों को पढ़ने नहीं देता। जबकि भगत सिंह ने कहा था कि अध्ययन मनन चिंतन एक क्रांतिकारी नौजवान के प्रतिदिन का कार्यक्रम होना चाहिए। तो उसी दृष्टि से हम कह रहे हैं कि भगत सिंह को जानना एक तो कठिन है, पढ़ के जाना जा सकता है, लेकिन उसको जानना और उसको मानना ये बड़ा कठिन काम है। जान करके उसे पहचाना बहुत कठिन काम है। जैसे उदाहरण के रूप में भगत सिंह नास्तिक थे। आप लोग ज़्यादा तौर पे लोग ईश्वर भगवान को मानते हैं, तो ये बात आपके गले नहीं पड़ेगी कि भगत सिंह नास्तिक था। दूसरे वो जातिवाद विरोधी भी था। हम आप अपने निजी जीवन में जाति और धर्म को उसी की मान्यता के आधार पर शादी ब्याह कर्मकांड सारी चीज़ें करते हैं, घरों में, समाज में, बाहर, और भगत सिंह को भी मनाते हैं। तो कैसे कहा जाए कि भगत सिंह के आप अनुयायी हैं या उसको सही में मानते हैं? तीसरी बात सबसे बड़ी चीज़ है इसी में कि भगत सिंह के विचारों को मानना, हमने कहा कि धर्म सांप्रदायिकता को मान लो। दूसरा उन्होंने कहा था कि क्रांति करनी है, क्रांति का उन्होंने अर्थ बताया था। ये भी कहा था कि जो नौजवान केवल क्रांति या इनकलाब करते हैं उसका अर्थ नहीं जानते, वो कृपया इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाना बंद कर दें। ये हमारे लिए पवित्र शब्द है, इसके हमारे खास मायने हैं। तो आप समझ सकते हैं, हर बात में छोटी सी मांग हो तो भी इनकलाब जिंदाबाद आप करते रहते हैं। तो आप खुद सोचिए कि भगत सिंह को आप मानते हैं? नहीं मानते। तीसरी सबसे बड़ी बात है कि भगत सिंह ने कहा था कि हिंदुस्तान की जनता का, मजदूरों, किसानों का, शोषक लुटेरा मुजीबा साम्राज्यवाद, उसके खिलाफ उसको मिटाना है। यह काम और ज़्यादा कठिन काम है। यानी मजदूर किसान वर्ग को खड़ा करना, एकता करना, पूंजीवाद साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष करना, और वो संघर्ष विभिन्न रूप लेते हुए क्रांति की मंजिल तक जाना, और संगठन बनाने के लिए जो जाति धर्म की जो राजनीतियाँ हैं, जो विचारधारा हैं, जो समाज को बांटती हैं आपस में, उसके खिलाफ लड़ना, ये सारा काम अगर आप इस पर अनुसरण करते हैं तब माना जाएगा सही माने में क्या भगत सिंह के अनुयायी। इसलिए भगत सिंह ने अपने जीते जी लास्ट अंत समय में जब वो फांसी पे जा रहे हैं तो बचतर सिंह कौन था जो जेल में बॉर्डर था, उसने ही कहा कि भगत सिंह अंतिम समय में वाहेगुरु का नाम ले लो। भगत सिंह उस समय लेनिन की किताब पढ़ रहे थे अंतिम समय, और फिर उसको उन्होंने जवाब दिया कि मैं वाहेगुरु का नाम नहीं लूँगा। बहुत सारे लोग आलोचना करेंगे कि भगत सिंह नास्तिक था, मुझे कहेंगे ठीक आदमी नहीं था, लेकिन यह कोई नहीं कहेगा कि मौत को सामने देख करके, फांसी को देख के भगत सिंह डर गया
और ज़िंदगी भर जिनको नहीं मानता था, ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानता था, आज अंत में वो मानने लग गया डर कर कि ये हमारे लिए मौत से भी खराब चीज़ होगी। इसलिए ज़िंदगी भर जहाँ मैं अड़ा रहा हूँ, मौत के समय भी शांत समय उसी विचारधारा पर अड़ा रहना चाहता हूँ। हम जानते हैं कि ईश्वर का विचार सांत्वना देगा, हमारे कष्टों को थोड़ा सा सहने की क्षमता दे देगा, या कह लीजिए कि मृदुमय बना देगा। लेकिन मैं एक बहादुर क्रांतिकारी की तरह से अपनी जगह अडिग होकर खड़ा रहना चाहता हूँ, और इसके आगे हम वो चीज़ें नहीं मानेंगे। तो आज के दौर में जो लोग पूंजीवाद के पक्ष में काम कर रहे हैं, विदेशी लुटेरों को भारत में बुला रहे हैं, क्योंकि भगत सिंह ने एक बात कही थी कि क्रांति चाहे समाजवादी हो चाहे राष्ट्रवादी क्रांति, जिस चीज़ पर आप निर्भर करेंगे वो हैं जिन वर्गों पर, वो हैं मजदूर और किसान। उन्होंने ये भी कहा था कि क्रांतिकारी ताकतें गांव में झुपड़ियों में किसान के रूप में हैं, शहर में कारखानों के बगल में जो गंदी बस्तियां हैं वहाँ मजदूर रहते हैं। तो ये दोनों क्रांतिकारी हैं, और इनको साथ लेकर के लड़ने का जो काम है वो कांग्रेस या गांधी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि गांधी हिंदुस्तान के पूंजीपति वर्ग के प्रतिनिधि हैं, यहाँ के उच्च मध्यम वर्गीय जो अधिकारी नेता बनना चाहते हैं, मंत्री बनना चाहते हैं, उनके प्रतिनिधि हैं। उनके हितों के लिए हमेशा गोलमेज कॉन्फ्रेंस में बातें अंग्रेजों से सौदे समझौते करते रहते हैं। भगत सिंह ने ये कहा था कि मजदूर किसान क्रांतिकारी होता है, लेकिन साथ में क्या मजदूर किसान क्रांतिकारी होता है? नहीं, उसकी वर्गीय स्थिति क्रांतिकारी होने की है। क्योंकि हम अगर मान लीजिए 1 लाख हमारी महीने की आमदनी है, अगर दुगना हमारा जो है सुधार हो गया, या कह लीजिए कि फ़ायदा हुआ, तो 2 लाख हमारी आमदनी महीने की हो जाएगी। तो 1 लाख रुपया और अतिरिक्त हमें मिल जाएगा, जो हमारे लिए ज़्यादा होगा। लेकिन एक मजदूर किसान की रोज़ की आमदनी मान लो 2000 रुपये है, अगर चौगुना उसका जो है सुधार कर दिया जाए तो भी वो 8000 ही होगा। 8000 में उसके महीने की ज़िंदगी नहीं चलने वाली है। इसलिए मजदूर किसान आमूलचूल परिवर्तन, जो क्रांति कहते हैं, आमूलचूल परिवर्तन करना चाहेगा। इसीलिए जो संपन्न लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, सुधारवादी होते हैं, और मजदूर किसान क्रांतिकारी होते हैं। ये भगत सिंह ने स्पष्ट कहा था, वो जानते थे। और जीवन पर्यंत मजदूरों किसानों को खड़ा होकर के लड़ाने की बात करते थे। और एक चीज़ और ध्यान रखिए, जब 31 में जब उनको फांसी होने वाली थी, उसके पहले गांधी इरविन की वार्ता थी, इंग्लैंड में गोलमेज सम्मेलन था। खुद नौजवान कांग्रेसी जो हैं, या कांग्रेस के और लोग, उन्होंने गांधी पर दबाव डाला कि तुम्हारी अंग्रेज़ों से बड़ी जान पहचान है, तुम इन नौजवानों की फांसी रुकवाने के लिए वो वार्ता में बात रखना। गांधी ने सारी बातें कर ली कि हमारे बनियों व्यापारियों के, पूंजीपतियों के लिए क्या क्या छूटें दी जाएगी, हमारे पढ़े लिखे उच्च मध्यम वर्गीय लोगों के लिए संसद में, विधानसभा में, या ICS PCS की नौकरियों में कितनी जगह दी जाएगी। सारी वार्ता वो कर ली। चलते चलाते उन्होंने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के बारे में बात रखी। तो उस पर इरविन ने कहा कि नहीं, वो हमारा दुश्मन है, हम उसको नहीं छोड़ेंगे। तो गांधी ने कहा कि अगर फांसी देनी हो तो 1 दिन पहले दे दी जाए। 24 को फांसी होने वाली थी, 23 की रात में दी गई। 1 दिन पहले दे दी जाए, क्योंकि अगले दिन कराची में हमारा अधिवेशन है, वहाँ जनता जो प्रतिनिधि लोग हैं हमें फिर परेशान करेंगे कि भगत सिंह की फांसी रुकवाने का काम आपने क्यों नहीं किया। तो ये कहने का मतलब ये है कि गांधी या कांग्रेस या गांधी ने जो काम किया, आप कहेंगे बड़ा गलत काम है, देशद्रोह का काम है, जनता द्रोही काम है, क्रांतिकारियों के विरोधी काम है, ये ठीक है। लेकिन मामला ये नहीं है। मामला ये कि गांधी जिसके प्रतिनिधि थे, कांग्रेस जिसका प्रतिनिधित्व कर रही है, उनके हित में और अंग्रेज़ों के हित, दोनों के हित एक थे कि मजदूर किसान के समाजवाद लाने की जो लड़ाई लड़ रहे थे भगत सिंह, उसको ख़त्म किया जाए। इसलिए जहां अंग्रेज़ों ने उसे फांसी पे चढ़ाया,
वहीं कांग्रेस और गांधी ने भी उन्हें फांसी पर चढ़ने दिया। इसलिए चढ़ने दिया कि दोनों का एक हित स्वार्थ था। इसीलिए भगत सिंह ने कहा कि गांधी और कांग्रेस का आंदोलन या तो असफल हो जाएगा या किसी न किसी समझौते में तब्दील हो जाएगा। जो बातें उन्होंने 31 में मरने के पहले कही थी, ठीक वही चीज़ 15 साल बाद उन्होंने कहा कि हमारी याद आएगी, हमारे जाने के बाद, मरने के बाद अफरा तफरी मचेगी और 15 साल बाद कांग्रेस का उससे समझौता हो जाएगा। 46 में समझौता हो गया, 47 में आज़ादी, तथाकथित आज़ादी दे दी गई। तो ये उन्होंने क्यों कहा था? क्योंकि मजदूर किसान की क्रांति से डर करके, और भगत सिंह इसलिए कहे थे कि उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के आंदोलन से और गांधी के आंदोलन से नौजवानों को, भारत के मजदूरों किसानों को गफलत में नहीं पड़ना चाहिए, क्रांतिकारियों को, क्योंकि उनके दो उदाहरण उन्होंने दिए थे। एक तो उन्होंने कहा कि 1920 में अहमदाबाद में मजदूर आंदोलन शुरू हुआ, उसकी अगुवाई उन्होंने किया, फिर उसको वापस ले लिया। उन्होंने कहा कि मजदूरों को आंदोलन में भाग लेने देना चाहिए, ये बड़ा खतरनाक होगा। क्यों खतरनाक होगा? क्योंकि अगर मजदूर हड़ताल करेंगे, आंदोलन में रहेंगे, तो न केवल ब्रिटिश साम्राज्यवादी कंपनियां या उनके कारखाने बंद होंगे, बल्कि भारत के पूंजीपतियों के भी कारखाने बंद हो जाएंगे हड़ताल आंदोलन करने से। इसलिए उस वर्ग के प्रतिनिधि होने के नाते गांधी जी ने कहा कि यह उनको इस काम में शामिल नहीं करना चाहिए। किसानों के लिए उन्होंने कहा, किसान जब लड़ने लग जाते थे तो केवल वो अंग्रेज़ों के खिलाफ ही नहीं, बल्कि जमींदारों की ज़मीन बांटने के लिए जमींदार विरोधी मैंने उग्र आंदोलन शुरू कर देते थे। तो गांधी ने कहा कि नहीं, किसानों को भी इस रास्ते पर नहीं जाना चाहिए। भगत सिंह ने कहा मजदूर किसान के दो आंदोलन, बारदोली में किसान आंदोलन और अहमदाबाद में मजदूर आंदोलन, कहा कि ये दो उदाहरण काफ़ी है कि कांग्रेस जो है या गांधी इन किसानों मजदूरों को अपने आंदोलन में नहीं ला सकती। वो केवल छात्र नौजवानों को लाएगी, स्कूल कॉलेज छोड़ाएगी, कचहरी छोड़ाएगी, मैंने मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवियों को और ज़्यादा तौर पर बनिया व्यापारियों को, इन्हीं पर बेस करके वो आंदोलन चलाना चाहती है। मजदूर किसान को नहीं लाना, क्योंकि वो आएंगे तो केवल उनके कहे के अनुसार वहीं तक जाके नहीं रुकेंगे, वो उग्र आंदोलन करेंगे, अपनी मुक्ति की लड़ाई लड़ने लग जाएंगे। यही कारण था कि भगत सिंह ने कहा था क्रांति मैंने संघर्षों में जब जब वो शामिल हुए, जैसे गांधी जी शुरू में आए, उन्होंने आह्वान किया जलिया बाग कांड के बाद से कि करो या मरो का नारा दिया, मतलब ये कि हम आज़ादी लेके रहेंगे, उग्र आंदोलन करेंगे, हम आंदोलन लंबा करेंगे। और उसी समय जब पब्लिक उग्र होकर लड़ने लग गई, गांधी जी को उम्मीद नहीं थी, उसी समय चौरी चौरा कांड हो गया, उन्होंने आंदोलन वापस ले लिया। और गांधी के शिष्य बन के उनके पीछे ही भगत सिंह जैसे क्रांति जो लोग थे, उन्हीं के पीछे आए थे उनका अनुसरण करने के लिए आंदोलन। और जब उन्होंने देखा कि यह आंदोलन वापस ले लिया गया चौरी चौरा कांड के बाद, तो बड़ी निराशा ही न हुई, तो वहाँ से छोड़ करके वो अपना क्रांतिकारी संगठन में गए और उनमें शामिल होकर फिर उसमें काम करने लगे। उन्होंने ये कहा कि भाई समझौता अगर करती है कांग्रेस या गांधी, तो समझौता कोई बुरी चीज़ नहीं है। बस उनको ये था कि समझौता जो होता है वो हिंदुस्तान के 90% जो मजलूम लोग हैं, गरीब हैं, मजदूर किसान हैं, उनके हित में समझौता नहीं होता है, बल्कि उच्च मध्यम वर्ग और पूंजीवादी जो तबके भारत के हैं, उनके हित में समझौता करते हैं ये लोग। इसलिए भगत सिंह ने कहा इस समझौते करने के जो तरीके हैं और जो बेदली है, जो 90% लोगों को छोड़ दिया जाता है, समझौते में कुछ हिस्सा नहीं मिलता है, हमें उससे कष्ट है या नफरत है, इसलिए मैं इसको छोड़ करके मैं क्रांतिकारी संगठन में गया। तो इतनी बातें फिलहाल अभी आज, फिर आगे चलकर और बात हो। ठीक, धन्यवाद।